रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया है। ये रिलीफ नहीं, लॉलीपॉप है। वज़ीर आज़म का पैकेज मजाक के सिवा कुछ नहीं। अवाम, ये रिलीफ नहीं, लॉलीपॉप है। कीमतों में इजाफा 300%, रिलीफ 30% किया गया। ये मजाक के सिवा कुछ नहीं। कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। आटे की कीमत कहाँ पहुँच गई? चीनी की मिठास महंगी हो गई। मटन बीफ तो दूर की बात है, गरीब तो चिकन खाने को भी तरस गया। दालें खरीदें या सब्जी पकाएं, दिहाड़ीदार तबका रुल गया है। शहरियों की हुकूमत से पैकेज देने के बजाय अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा सामने आया है। अपडेट करें आपको, अवाम ने ये रिलीफ को लॉलीपॉप करार दे दिया है। कीमतों में इजाफा 300% किया गया, जबकि रिलीफ 30% दिया जा रहा है। ये मजाक के सिवा कुछ नहीं है। कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। आटे की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। चीनी की मिठास भी महंगी हो गई, जबकि मटन बीफ तो दूर की बात है। गरीब तो चिकन के खाने को भी तरस चुका है। दालें खरीदें या सब्जी पकाएं, दिहाड़ीदार तबका रुल चुका है। शहरियों की हुकूमत से पैकेज देने की बजाय अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा सामने आ चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। ऐलान पर शहरी कहते हैं कि रिलीफ पैकेजेस सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रबिया खान से, जो कि शहरियों के साथ मौजूद है और इस रिलीफ पैकेज पर शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, रबिया से जानते हैं। जी रबिया। पैकेज के हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, इमरान खान ने ये नहीं बताया कि वो रिलीफ मिलेगा कहाँ से। आया यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम को सस्ती चीज़ें मिलेगी, या एक बार फिर कोई कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा और आवाम जो है वो सस्ती चीज़ें खरीद सकती हैं। लोग कहते हैं कि जिस कदर महंगाई हो चुकी है, अब हमें इमरान खान पर भरोसा नहीं है और हमें नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो गरीब आदमी को दिया जाएगा। कई लोगों से हमने बात की और कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे कि जो बात करते हुए आपदीदा हो गए। उनका कहना था कि हमारे पास कफन दफन के भी अब पैसे नहीं रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसके साथ साथ खाने पीने की हर शय जो है वो उसकी कीमत दुगनी होती दिखाई दे रही है। उनका ये कहना था कि खिताब में कल इमरान खान ने ये भी एक खदशा जाहिर किया कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है। तो आवाम का यही कहना था कि जो पहले 5 रुपये पेट्रोल में इजाफा हुआ है, उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा हुआ तो उसके बाद महंगाई कहाँ पहुँचेगी। आवाम जो है वो खिताब के बाद खासी परेशान नज़र आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा, इमरान खान के कल के खिताब से कोई लगता है कोई रिलीफ मिलेगा या मज़ीद महंगाई होगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो इतना बढ़ा रहे हैं पैसा। वो पहले तो 2-3 रुपये बढ़ जाता था, अब तो 10-10, 20-20 रुपये हर चीज़ में बढ़ रहा है। और ये महंगाई बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग गरीब आवाम कहाँ जाएगी? और तनख्वाहें वो हैं, वो वहीं की वहीं हैं। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हमारी, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं और महंगाई पे महंगाई हो रही है। किसको रिलीफ मिल रहा है? सिर्फ अमीरों को रिलीफ मिल रहा है, गरीबों को कोई नहीं मिल रहा। गरीब आदमी वहीं पिस रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी कुछ हो, लीडर हो कोई भी हो, मगर कोई किसी से रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम को चाहिए निकले बाहर और एहतजाज करे। ये क्या है? ये ड्रामा क्या नचाया हुआ है? किसको कर रहे हैं? किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? किसको IMF से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? किसको क्या है? ये सब मिले में मुझे नहीं लगता कि कोई ना कोई ये सिर्फ हो। गरीब पिसता रहेगा और सारी उम्र पिसता रहेगा। बस ये कोई एक आएगा मसीहा जो ये कर सकता हल, वरना तो कोई और नहीं है। जी बिल्कुल, लोगों को इमरान खान से आपने सुना कि उम्मीद जो है वो नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने रिलीफ का ऐलान तो किया, लेकिन आवाम कहती है कि ये जो है वो महज सिर्फ एक लॉलीपॉप लगता है, लेकिन जो है वो किसी किस्म का रिलीफ जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लोगों की एक शिकायत ये भी है कि जो लोग जॉब पर जाते हैं, जो रोज़गार में मुब्तला हैं, नौकरियाँ करते हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन जो महंगाई है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने अपडेट किया। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। इस पर आवाम का क्या कहना है? पेट्रोल की कीमत पहले ही बहुत बढ़ा दी गई है, मज़ीद बढ़ेगी तो आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। पेट्रोल की कीमतों में जो है ना कमी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है ना बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और अब जो है वारा नहीं आ रहा है ना पेट्रोल के ऊपर, रोज़ी हमारे को जो है ना बचती नहीं है। ये 200 पे जाएगा फिर भी चलेगा भाई, आवाम ही नहीं निकलेगी तो क्या करेगा हम।
एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होगा। अब इतनी महंगाई में जब कुछ भी नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है बस गाड़ी खड़ी करके फिर घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे हम। बेड़ा घर किया है, मजीद करता रहेगा। अब आम मर रही है, मरने दे। इसने आज तक किया क्या है? इसने मुल्क के लिए कुछ किया है? अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। शहर भर में महंगाई से सताए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों खरीदारी करने से भी मुतमईन नजर नहीं आते हैं। कहते हैं कि रिलीफ के आइटम की खरीदारी के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त खत्म होनी चाहिए। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी सब्सिडी रेट पर खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचे तो वहां भी मायूस होना पड़ा, क्योंकि रिलीफ रेट की सहूलत से फायदा उठाने के लिए दीगर अशिया की खरीदारी करना पड़ेगी। शहरियों ने सस्ते दामों आटा, घी, चीनी और दालें खरीदने के लिए दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एक चीनी का पैकेट हम लेने के लिए आते हैं, वो है 170 रुपये का 2 किलो का। वो साथ में कहते हैं आप 100 रुपये की चीज़ और ख़रीदोगे तो तब आपको ये चीनी का पैकेट मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। आटा मिल रहा है तो ऑयल नहीं होगा, ऑयल मिल रहा है तो चीनी नहीं होगी, और अगर लें भी तो बोले पहले आप दूसरी चीज़ें लेके आओ। कम से कम अगर तीनों चीज़ें लेनी है 300-400 रुपये का सामान लो तो फिर मिलेगा, अदरवाइज नहीं देते। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि अगर ज्यादा मिकदार की इजाजत दें तो शहरी सब्सिडी वाली अशिया का जखीरा कर लेते हैं, जबकि कुछ तो यूटिलिटी स्टोर से खरीदी गई अशिया बाहर ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि सबको मिल जाए, जितने लोग क्यू में खड़े हुए मिल जाए, लेकिन हर आने वाला शहरी ये चाह रहा है कि मुझे 20 किलो चीनी मिल जाए, 20 किलो घी मिल जाए, 4 ठेले आटे के मिल जाए। तो उसको मैनेज करना स्टोर स्टेज पे हमें नहीं बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। महंगाई के इस तूफान में शहरी अब यूटिलिटी स्टोर पर भी खरीदारी करके मुतमईन नजर नहीं आते। स्टोर पर मौजूद तकरीबन 1000 से ज्यादा अशिया में से सिर्फ 4 से 5 अशिया पर ही सब्सिडी दी गई है, वो भी आए दिन अक्सर स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं होती। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, कराची। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमतों में जहां इस्तेहकाम देखा जा रहा है, उसके बरक्स बाजारों में चीनी की कीमतों को पर लग चुके हैं। रिटेल में चीनी 130 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम बताएगा क्या तफसीलात हैं, चीनी की कीमत अब तक कितनी पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो 85 रुपये फ़ी किलो में ही दस्तयाब है। लेकिन अगर हम रिटेल के हवाले से आम बाज़ारों में बात करें तो चीनी की कीमतों को आग लग चुकी है। वो चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तकरीबन जो चीनी जो है वो होल सेल में 124 रुपये तक चुकी है और रिटेल में चीनी जो है वो 130 रुपये तक जा पहुंची है। जबकि जो ताजिर है चीनी के वो ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरीके से चीनी की कीमतों में इजाफा है तो रिटेल में चीनी जो है वो 130 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगी और 140 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन इस वक्त जो है वो रिटेल में जो 130 रुपये चीनी है उसके नतीजे में शहरी जो है वो शदीद परेशान है। उनका कहना है कि जो अखराजात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, आमदनी महदूद है, दिन जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने हमारे चीनी हो गई, आटा हो गई, दालें हो गई, जो दीगर अशिया है, तेल की, वो भी जो है वो महंगे होते जा रहे हैं। तो किस तरीके से वो गुजारा कर सकेंगे? चीनी के हवाले से तो शहरियों का ये कहना है कि चीनी जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर घर में इस्तेमाल की जाती है। तहम अब जो है वो चीनी किस तरीके से खरीदेंगे? 130 रुपये तक पहुंच चुकी है। किसी ज़माने में चीनी जो है वो तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब थी। अब जो है वो चीनी की कीमतों में तकरीबन कई गुना जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से चीनी उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। महंगाई से रिलीफ देने के लिए और चीनी की कीमतों में इस्तेकाम के लिए जो गरीब आवाम है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो हुकूमत की तरफ देखता है। लेकिन हुकूमत जो है वो जो रिटेल की सतह पर जो मुसलसल महंगाई का सिलसिला जारी है उसको रोकने में नाकाम है। और हम देख रहे हैं कि जो शुगर मिल्स माफिया है वो चीनी की सप्लाई मुतासिर करके मनमानी कीमतों पर जो है वो चीनी को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ गरीब आदमी, दिहाड़ीदार तबका, बल्कि जो ताजिर हैं वो भी परेशान है, क्योंकि चीनी की कीमतों में इजाफे से सेल में कमी आई है। जो पहले शख्स चीनी के तकरीबन 4 से 5 कट्टे खरीदता था अपनी दुकान के लिए, वो अब जो है तकरीबन 1 से 2 कट्टे भी मुश्किल से खरीद रहा है। इसी तरीके से रिटेल में मुख्तलिफ दुकानों में चीनी की जो खरीदारी थी, जैसे कि कोई एक शख्स 4 से 5 किलो लेके जाता था, अब चीनी जिस तरीके से महंगी हुई है तो उसने वो खरीदारी कम करके तकरीबन 1.5 किलो या 2 किलो तक चीनी लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है। उनका कहना है कि अल्टीमेटली जो चीनी महंगी हुई है उसके असरात जो है वो उनकी कारोबार पर भी जो असर अंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। तो ना सिर्फ दिहाड़ीदार तबका, गरीब
बल्कि ताजी प्लाटी दुकानदार भी जो चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा है उसकी वजह से परेशान है। ताजिरों का ये कहना है कि अगर जो गन्ने की क्रशिंग होती है तो उसके नतीजे में यकीनन चीनी की कीमतों में इस्तेकाम आएगा। ताहम इस वक्त जो है वो मनमानी कीमतों पे जो शुगर मिल्स मालकान है चीनी फरोख्त कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में चीनी की कीमतों में जो है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। और ये कहा जाए तो गलती होगा कि महंगाई ने चीनी। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने आवाम को खबरदार कर दिया है। कहते हैं कि मुल्क में गैस का शदीद बहरान आने वाला है। वफाकी हुकूमत अनकरीब ये ऐलान कर देंगे कि आवाम लकड़ियों का बंदोबस्त कर लें। वो हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर के साथ मौजूद थे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, इक़्तिदार से जानते हैं। जी इक़्तिदार। पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, खास करके बिजली और गैस की जो कीमतें हैं उनमें होशरुबा इजाफा सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद गैस और बिजली नायाब भी होती जा रही है। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो सुना है कि गैस का बड़ा शदीद बुरा आने वाला है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो बिल्कुल बार बार उनसे कह रहे हैं, कई महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, उनको ख़त लिखें, ख़ुद भी वो मान रहे हैं कि बहरान आने वाला है और वो फेल हो गए हैं जो शॉर्टेज है गैस की LNG के ज़रिए उसको पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रहम करेगा। और यहाँ मतलब उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे, इनकी नाअहलियत है, इनकी फेल्योर है, इनकी एनर्जी पॉलिसी टोटली फेल हो गई है। ये ना बंदोबस्त कर सकते हैं, ना किसी और को करने देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिन सख्ती वाले दिन है एनर्जी के हवाले से। हम फिर भी उनको इशार करते हैं कि अभी भी करें, क्योंकि ये हुकूमतों का काम है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट है, अगर कोई चीज़ मसला है, उसका हल करें। ये हल करने के बजाय TV पे कहते हैं कि बहुत बहरान आने वाला है, हमने 10 कार्गो मंगवाए थे, 2 पीछे ख़त्म हो गए। थोड़े दिनों में ये खुद कहेंगे आगे कि लकड़ियों का बंदोबस्त कर लें। इनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती PTI की गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि ये बंदोबस्त कर सकें। ये मतलब जब गर्मियों में बहरान पर काबू नहीं पा सके, जहाँ उस वक्त गैस का वाफर मिकदार मौजूद थी, कीमत भी सस्ती थी, उस वक्त भी आपने देखा था कि गर्मियों में यहाँ शदीद बहरान था। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो गैस मिल नहीं रही, गैस मिल रही महंगी मिल रही, तो कहाँ से करेंगे? इनके हाथ पैर फूल गए, ये कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह बेहतर करेगा, मतलब रास्ता निकलेगा, इनसे हमें उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे इम्तियाज़ शेख साहब, जो कि आवाम को भी वो इशार कर रहे थे, कह रहे थे कि वो लकड़ियों का स्टॉक कर लें, और हुकूमत तो कह रहे थे कि अब भी वक्त है, बहरान पे काबू पाया जा सकता है, वरना गैस का बहरान इस दफ़ा काफ़ी। इक़्तिदार अनवर, आपने अपडेट किया। शहर में दूध की कीमतों का मामला है। कमिश्नर कराची ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजकर कमिश्नर हाउस में कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत में होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। अच्छा बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची की जानिब से आज फिर एक दूध की कीमतों के हवाले से अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें कराची के तमाम तर डिप्टी कमिश्नर्स को तो दावत दी गई है, साथ ही जो कराची की डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हैं जिसमें मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उन सब तंजीमों को जो है वो इसमें दावत दी गई है। साथ ही साथ मिल्क रिटेलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन की जो तंजीमें हैं उनको भी आज इस अहम इजलास में शिरकत की जो है वो दावत दी गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के अहकाम थे, जिस पर कमिश्नर कराची को ये कहा गया था कि फौरी दूध की कीमतों का जो है वो तयन किया जाए। असखुद इजाफे की वजह से कराची की जो आवाम है उनको खासा जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त कराची की अगर बात करें तो दूध कराची शहर में 130 रुपये फ़ी लीटर में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर दूध की कीमत 94 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर है, उसमें अब तक जो है वो कोई इजाफा नहीं किया गया है। गुज़श्ता 3 साल से जो है वो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर दूध की यही कीमत मुकर्रर है। दूसरी जानिब डेयरी फार्मर्स की जानिब से मनमाना इजाफा जो है वो हर साल किया जा रहा है, और इस साल भी ज़खायर बढ़ने पर। बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमेरिका में मुसलसल 6 हफ्ते से ज़खायर बढ़ने पर ख़ाम तेल की आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 2 रोज़ में 4.5% कमी हो चुकी है। अमरीकी ख़ाम तेल $80.25 और बेंचमार्क लंदन बर्नेट $81.68 फी बैरल पर बेचा जा रहा है। तफसीला जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान बताएगा, आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, क्या इसका असर जो हमारी पेट्रोलियम मसनूआत हैं उन पर भी आएगा? अगर देखा जाए अमेरिका में जो खाम तेल के ज़खायर मुसलसल 6 हफ्तों से जो है वो बढ़ रहे हैं, और इस वक्त एनर्जी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है हफ्तावार रिपोर्ट जो जारी हुई 2 करोड़ बैरल के ज़खायर हो गए। वजह बताई कि अमेरिका में जो रिफाइनरीज हैं वो महंगा 7 साल की बुलंद तरीन सतह पे खाम तेल पहुंच गया था, इस वजह की खरीदारी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से 2 रोज में खाम तेल की कीमतों में 4.5% से ज्यादा कमी हो गई। इस वक्त अमेरिकी खाम तेल जो है $80.25 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि लंदन बेंचमार्क जो है 3.8% कमी से
जो $81 पर ट्रेड कर रहा है। और माहिरीन का ये कहना है कि आदमी मार्केट में अगर खाम तेल $80 से नीचे बंद होता है तो उसके बाद पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि रुपए के मुकाबले जो डॉलर की कीमत में कमी हो रही है उसके भी मुस्बत असरात मरतब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत कैबिनेट का इजलास है। कैबिनेट ने गन्ने की कीमत 250 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। इजलास में अब तक मज़ीद क्या फ़ैसले हुए, बात करते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा कैबिनेट के इजलास के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। वज़ीर सिंध की सरबराही में सिंध काबीना का इजलास जो हुआ और उसमें इस बात का फैसला किया गया कि सिंध में जो गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ है वो 15 नवंबर से हो जाएगा और इस बार सिंध में जो गन्ने की फ़ी मन कीमत है उसे 250 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया है। मंजूर हसन साहब ने ब्रीफिंग दी थी जिसे काबीना ने मंजूर किया। इसके अलावा ये बात भी सामने आई थी कि सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजों में जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर हैं उनकी कमी है, तो सिंध काबीना ने 1500 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 60,000 रुपये माह तनख्वाह पर रखने की मंजूरी दी है। इसके अलावा सिंध हुकूमत को इलेक्ट्रिक दरख्वास्त दी थी कि उसे नया जो ग्रिड सिस्टम बनाना है उसके लिए जमीन दरकार है। इस जमीन को देने के लिए एक कमेटी कायम की गई है। इजलास के बाद अब से कुछ देर बाद वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी ब्रीफिंग देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने अपडेट किया। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर इत्तलाअ सिंध सईद गनी कैबिनेट इजलास के बाद ब्रीफिंग दे रहे हैं। वो कीमत 250 रुपये जो है वो रखी गई है। गुज़िश्ता बरस ये 202 रुपये थी फ़ी मन। और जो डिपार्टमेंट ने एक वर्किंग की थी कि फ़ी मन जो अखराजात आते हैं वो कितने हैं, वो उन्होंने 228 रुपये बताए थे। और कैबिनेट का ये ख्याल था कि कम से कम 10% जो है उनको उस पर ग्रोवर्स को, और ज़ाहिर है कि जो मेहनत करते हैं, काश्त करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, अपने घर चलाने के लिए करते हैं, तो उनको 10% उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। 228 रुपये पर 10% अगर आप बनाएँ तो तकरीबन 250 रुपये बनते हैं। और आज की काबीना ने यह फैसला किया कि फ़ी 40 मन जो है कीमत जो है वो 250 रुपये होगी। और उसके अलावा जो क्रशिंग शुरू होती है वो 15 नवंबर से शुरू होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात भी हुई कि हमारा जो मौजूदा कानून है उसमें ये लिखा है कि क्रशिंग का जो पीरियड है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा और वो अगले 4-5 महीने तक चलता है। लेकिन चूँकि पिछले कई बरसों से किसी भी साल ये अक्टूबर में शुरू नहीं हुआ, तो काबीना ने ये भी कहा है डिपार्टमेंट को कि अगले इजलास में आप इस जो कानून है उसके अंदर तरमीम लेकर आएँ, ताकि बार बार अगर 1 अक्टूबर लिखा हुआ है तो फिर 1 अक्टूबर से हो नहीं रहा, तो हम इस तरह के कानून बनाएं जिसमें जो फैक्चुअली जिन दिनों में क्रशिंग शुरू होती है वही तारीख इसके अंदर डाली जाए, ताकि ये बाज़ औक़ात ये भी आ सकता है कि जिन कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं तो उस खिलाफवर्जी से हम बचें, जो पिछले कई बरसों से पूरे मुल्क में हो रहा है। कोई नई बात नहीं, सुबह से मैंने नहीं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी एनर्जी डिपार्टमेंट की, उस पर मैं आखिर जाऊँगा ताकि बहुत सी चीज़ बता दूँ, फिर मैं शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि उस पर आपको थोड़ी सी तफसील बता दें। इसके साथ एक कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रपोज़ल था जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, चलता रहा, जिसमें हमारे पास इस वक्त सूबा सिंध में तकरीबन 3,500 जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी वैकेंसीज़ खाली हैं, उनकी पोस्टें खाली हैं। और उसकी बिना पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, लेक्चरर्स नहीं हैं। और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स का एक भी टीचर नहीं है। मिसाल के तौर पर कई कॉलेज में अंग्रेज़ी का एक भी लेक्चर नहीं है, कई कॉलेज में पाकिस्तान स्टडीज़ का नहीं है। इसी तरह जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, एक भी टीचर नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि वहाँ बच्चे कितने मुतासर होंगे इसका आपको अंदाज़ा हो सकता है। मसला ये हमारे साथ आ रहा है कि 17 ग्रेड के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकते। हमने जब पब्लिक सर्विस कमीशन बहाल था उस वक्त भी हमने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वो चूँकि एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत देर लगती है, वो भी नहीं हो सका। और फिर वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन गैर फ़ाल है और उसको सस्पेंड किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट के फैसले में। इस कमी को पूरा करने के लिए पहले मरहले में 1500 इंटर्नशिप पे नौजवानों को रखा जाएगा और उसमें
कोई उनका टेस्ट नहीं होगा, क्वालिफिकेशन उनकी रखी गई कि मास्टर डिग्री होगी फर्स्ट क्लास में, और उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं वो रख करके इनको 7 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रख लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो प्रोसेस है इनकी हायरिंग का उसको रिव्यू करें और नया प्रपोजल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को दें और फिर वो कैबिनेट के सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर ये कमी टीचर्स की इसी तेज़ी से बढ़ती रही और हायरिंग हम नहीं कर सके तो आज ये 3500 है, कल ये मज़ीद बढ़ जाएगी और फिर हालात मज़ीद ख़राब होंगे कॉलेज के अंदर। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये पॉलिसी जो है हायरिंग की उसको रिव्यू करने की बात की गई है ताकि जल्द अज जल्द हम कॉलेजेस में टीचर्स की कमी को पूरा कर सकें। तो 48 आवर्स में चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये सबमिट कर देंगे। उसके साथ साथ एक लेबर डिपार्टमेंट में का था एजेंडा आइटम जिसमें हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके 2 सेक्शन में तरमीम थी, वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है और हमें ये हिदायत की है कि लॉ डिपार्टमेंट से उसको वेट करा लें और उसके बाद हम वो कर लें। इसके साथ साथ जो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्च कमेटीज़ जो है, जो वाइस चांसलर्स की सर्च कमेटी होती है उसकी रिकन्स्टिट्यूशन की बात थी, लेकिन उस पर लॉ डिपार्टमेंट का ये व्यू था जो सीएम साहब ने अप्रूव किया था कि चूँकि बहुत सारी लिटिगेशंस हैं, जो भी अपॉइंटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ में उस पर लिटिगेशन होती है और अदालत के मुख्तलिफ फैसले हमारे सामने आए हुए हैं, लिहाजा एक सेपरेट कानून बना दिया जाए सर्च कमेटी को रेगुलेट करने के लिए ताकि आइंदा किसी भी किस्म की लिटिगेशन से जो है वो बचा जा सके और बेहतर फैसले हो सकें। तो यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट को ये कहा है कैबिनेट ने कि आप एक मुकम्मल कानून बना कर लेकर आएँ और उसको अगली काबीना के इजलास में जो है वो पेश किया जाए। ये हुआ। इसके साथ साथ एक दरख्वास्त थी के इलेक्ट्रिक की कि जिसमें उन्होंने 40 एकड़ ज़मीन मांगी थी डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में, जहाँ पे वो ग्रिड स्टेशन जो है वो बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक आइटम था, लेकिन उस पर एक कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने, जिसमें मखदूम साहब हैं हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, इम्तियाज़ शेख साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है उसके मेंबर हैं, और अवैध शाह साहब। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो के इलेक्ट्रिक से भी बात करेंगे और जो दीगर हमारे मामला मुख्तलिफ उनके साथ इशूज़ चल रहे हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ये ज़मीन का जो मसला है उसको भी उनके साथ बैठ कर सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब एक चीज़ जो मैंने बीच में छोड़ी, जो मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ शेख साहब इस पर आपको थोड़ा सा बता दें, उसके बाद कुछ बातें मैं और करूँगा कि एक सिंध वेस्ट एनर्जी पॉलिसी 2021 जो है उसकी काबीना ने मंजूरी दी और मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और इम्तियाज़ शेख साहब के कंसर्न मिनिस्टर हैं, एनर्जी मिनिस्टर हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा उस पर थोड़ी सी तफसील आपको दे दें, तो कुछ बातें मैं करूँगा फिर आपसे सवाल ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ ठीक। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। बहुत महकमा तालीम की तारीख का सबसे बड़ा जाली भर्तियों का मामला हल होने के करीब आ चुका है। 2012 में जाली भर्तियों का ये मामला हल करने के लिए इजलास तलब कर दिया गया। कारकर्दगी की बुनियाद पर किन असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की राय ली जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम इजलास के हवाले से। महकमा तालीम की तारीख का ये सबसे बड़ा जाली भर्तियों का मामला हल होने जा रहा है। 2012 में होने वाली जाली भर्तियों के मामले को हल करने के लिए इजलास तलब किया गया है। कारकर्दगी की बुनियाद पर किन असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान की इस बारे में राय ली जाएगी और उन असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची में मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कई अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले किए गए हैं। सैयद मोहम्मद फ़ारूक को सीनियर डायरेक्टर HRM के अहदे से फ़ारिग करके सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी सर्विसेज तैनात किया गया है, जहाँ सैफ अब्बास इजाफी तौर पर सीनियर डायरेक्टर वेटरनरी तैनात थे। अब्दुल रशीद डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स को भी अहदे से हटा दिया गया, जबकि अब्दुल रशीद को HRM के महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ़ सारियो डायरेक्टर एडमिन और अकाउंट्स तैनात कर दिए गए हैं।
शहर कायद में डेंगू के वार जारी हैं और मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा इस्फहानी इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वाजिद। शहर में डेंगू की वार में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 46 का ताल्लुक कराची से है। इस बारे में हम बात करेंगे जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब से और उनसे वजह जानेंगे क्या वजह है कि डेंगू के मर्ज में इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और उसके बचाव के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चैनल पे लिया। ये डेंगू तो आपको पता है इसका सीज़न नॉर्मली तक जुलाई से शुरू होता है और नवंबर के एंड तक ये सीज़न रहता है। उसकी मेन वजह है कि ये वो सीज़न है जिसमें बारिशें होती हैं, पानी खड़ा होता है। आपको डेंगू के वेक्टर या सप्लाई जो मच्छर फैलाता है उसका तो अंदाज़ा है कि वो एक डिफरेंट नॉर्मल मस्कीटो नहीं है, बल्कि इसका नाम एडीज इजिप्टाई है और ये इसकी अफजाइश नॉर्मली इन्हीं महीनों में ज़्यादा होती है। अगर वो एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो जिसके काटने के टाइमिंग भी पर्टिकुलर हैं कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में काटता है, तो ये अगर ये इन्फेक्टेड है वायरस से तो ये दूसरे आदमी को लगा। बात यह है कि इन सब चीज़ों का हल सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसकी किसी तरह प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन क्या है कि ये क्योंकि क्लियर वाटर का मस्कीटो है तो इसको ऐसे पानी के बर्तनों को कवर करके रखें, पानी जमा ना होने दें और फ्लाई प्रूफिंग रखें घरों की। जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब जो डेंगू से मर्ज के एहतियाती तदबीर के लिए हमें आगाह कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ जिला अस्पताल में 9 मरीज़ लाए गए, जिनमें से 6 मरीज वाजिद रजा आपने अपडेट किया। कोरोना की चौथी लहर के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में मस्बत केसेस की शरह 2.2% रिपोर्ट हुई। सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 248 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 64 का ताल्लुक कराची से है। तफसीलात जानते हैं इरफान अब्बासी से। इरफान बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए और ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान सबसे बड़ी तादाद है कि 8 अफराद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 284 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 66 अफराद का ताल्लुक शहर कायद से है। ताहम जो महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी होने वाले एदाद-ओ-शुमार है उसके दौरान 2 हफ्ते के दौरान ये जो 8 अफराद इंतकाल कर गए, ये सबसे बड़ी तादाद बताई जाती है। इसके अलावा इस वक्त भी 99 अफराद वेंटिलेटर के ऊपर तशवीशनाक हालत के अंदर मुब्तला हैं, जिन्हें मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों के अंदर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि कोरोना वायरस के अंदर बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन एकदम से कोरोना वायरस का सर उठाने का मतलब ये है कि लोगों को एक बार फिर एहतियात से काम लेना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समाजी जो फासले उनको बरकरार रखना पड़ेगा ताकि इस वबा से मुकम्मल तौर पर हमें निजात मिल सके। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में आज सुबह से स्मोक के डेरे हैं। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 169 तक पहुंच गई है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आज से दिन के औकात में भी दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। नाज़िमाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद ने इलाके से 3 इमारतों को मिसमार करके गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे ट्रेन्स का शेड्यूल मामूल पर लाने में नाकाम हो चुका है। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली बेशतर ट्रेनें आज भी ताख़ीर से कराची पहुँचेंगी। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम की अगर बात करें, ख़ास तौर पर जो शेड्यूल है बुरी तरीके से मुतासिर है। रोज़ाना की ये मामूल होकर रह गया है कि जो ट्रेनें अंदरूनी मुल्क से कराची आती हैं वो लेट ही आती हैं। आज भी ग्रीन लाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेट आ रही है और 3 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ भी शाह हुसैन एक्सप्रेस तकरीबन 3.5 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँची थी। जब 6:30 बजे वो स्टेशन पर लगी तो उसके बाद रात में कहीं 10:30 बजे आकर यहाँ से जो है वो रवाना हुई। तो इस तरीके से रोज़ाना का मामूल होकर रह गया है कि ट्रेन शेड्यूल मुतासिर होता है। अंदरूनी मुल्क से आने वाली, चाहे वो लाहौर से आ रही हों, इस्लामाबाद से आ रही हों, रावलपिंडी से आ रही हों, ये तमाम ट्रेनें जब कराची लेट पहुँचती हैं तो
यहाँ पर सर्विस में भी काफ़ी टाइम लगता है और उसके बाद जब इनको यहाँ से रवाना किया जाता है तो वो शेड्यूल रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरीके से सर्कल होकर जो है वो घूमता रहता है और मुतासिर रहता है। आज अगर दीगर ट्रेनों की बात करें तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है, बहाउद्दीन ज़करिया भी 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार है, शालीमार एक्सप्रेस भी लेट आ रही है। सिर्फ आज अगर बात करें तो बिज़नेस एक्सप्रेस किसी तरीके से जो है वो भी सिर्फ आध या पौन घंटा लेट है, लेकिन बाकी तमाम ट्रेनों की बात करें तो कोई 1.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है, कोई 2 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। सबसे ज़्यादा लेट जो आ रही है वो ग्रीन लाइन आ रही है और ये वो तमाम ट्रेनें हैं जो कि अंदरूनी मुल्क से मुसाफिरों को कराची लेकर आती हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान रेलवे इस शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल तो ये मौका अपनाया जा रहा था कि धरने के बायस जो ट्रेन का शेड्यूल है वो बुरे तरीके से मुतासिर है, लेकिन अब वो मसला भी हल हो चुका है। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि ट्रेनें टाइम से कराची। आपने अपडेट किया। एहतसाब अदालत के मुंतज़िम जज ने सेल्स टैक्स रिफंड फ्रॉड का रेफरेंस वापस कस्टम कोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त तलत फ़ारूक, मोहम्मद इब्राहिम, निसार अहमद, अख्तर हुसैन और गिरी खातून की जानिब से दायर की गई थी। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, एहतसाब अदालत के मुंतज़िम जज ने जो है सेल्स टैक्स में फ्रॉड केस का रेफरेंस जो है वापस कस्टम कोर्ट में भेजने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ तमाम मुल्ज़मान को 13 नवंबर को कस्टम अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। नेब का ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़मान ने 2004 और 2005 में सेल्स टैक्स में तकरीबन 17 मिलियन का जो है फ्रॉड किया था। ये केस 2007 में जो है कस्टम कोर्ट से एहतसाब अदालत मुंतकिल हुआ था, लेकिन हालिया नेब आर्डीनेंस में तरमीम के बाद मुल्ज़मान ने ये केस जो है वापस कस्टम कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये केस वापस जो है कस्टम कोर्ट भेजने का हुक्म दे दिया है। इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं तलत और इब्राहिम समेत दीगर 5 मुल्ज़मान हैं, लिहाजा अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को जो है 13 नवंबर को जो है कस्टम अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मुमताज़ आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है। जल्दी अफसरान के तबादले पर अदालत बरहम नजर आई। जब बड़े साहब का दिल चाहता है अफसरान का तबादला कर देते हैं। इस तरह चलती है एडमिनिस्ट्रेशन। कोई काम ठीक नहीं है आपका। एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार किया। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अफसरान के तबादले पर अदालत बरहम नजर आई। जब बड़े साहब का दिल चाहता है अफसरान का तबादला कर देते हैं। इस तरह चलती है कि एडमिनिस्ट्रेशन। कोई काम नहीं है ठीक आपका। एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इजहार किया गया। न्यूजीलैंड ने तो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरे पाकिस्तान कैंसिल कर दिया, मगर वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। टीम सख्त सिक्योरिटी में कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़ है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। हम कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने यह कहकर खेलने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है। इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो यहां पर ट्रेनिंग सेशन में शिरकत कर रही है, जबकि नेशनल स्टेडियम मेन ग्राउंड के अंदर वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम कर रही है। और अगर हम सिक्योरिटी के हालात दिखाएं तो यहाँ पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है और यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों मौजूद हैं, इंतहाई मुस्तैद हालत में मौजूद हैं। और ये कॉन्वॉय है जिस तरीके से सिक्योरिटी के अंदर वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टीम को कराची के नेशनल स्टेडियम में लाया गया है। तो आज क्वारंटाइन के बाद जो है पाकिस्तान वुमेन्स टीम और वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स टीम जो है वो दोनों कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, मीडिया को भी बगैर पासेस के अंदर आने दिया जा रहा। और इस वक्त जो है पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो है वो ओवल ग्राउंड के अंदर जो है वो प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। आज दोनों टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। उसके बाद जो है 8 नवंबर को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टीम के दरमियान पहला वनडे, 11 को दूसरा और 14 तारीख को तीसरा वनडे खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स टीम जो है मुतवातर पाकिस्तान का दौरा करती है, उनको हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। यही वजह है कि 2019 में भी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेले। उसके अंदर पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 वनडे से उनको शिकस्त दी थी। 2 वनडे जो थे पाकिस्तान ने जीतकर अपने नाम किए थे। तो ये इस वक्त सिक्योरिटी की बेहतरीन हालत है कि पाकिस्तान के अंदर और शहर कायद में वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स टीम मौजूद है और मुकम्मल सिक्योरिटी उनको दी गई है। और उनका भी यही कहना है कि उनको किसी किस्म का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये वो वजह थी कि जिसकी वजह से कराची के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं और ये मजीद जो है वो इंटरनेशनल टीमें जो है पाकिस्तान खुसूसन कराची में आके खेलती रहेंगी। शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। दुनिया भर की तरह शहर कैद में भी हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार खूब जोश व खरोश से मना रही है। इसी मुनासबत से डिफेंस में कायम ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के तहत तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के तहत हिंदू बिरादरी के लिए दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में न सिर्फ हिंदू बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने रोशनियों के त्यौहार पर दिए जलाए, डांडिया और रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की HR मैनेजर मिस अनम दुरानी ने कहा कि यूनिवर्सिटी हमेशा से ही सकाफती हम आहंगी पर यकीन रखती है। समझते हैं कि सब इक्वल हैं, तो हमारे हिंदू कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं जो कि हमारे कैंपस पे हैं उनके लिए ख़ास ये इवेंट कराया गया। आप सब ने जैसे देखा कि यहाँ पे डांसेस हुए और डांडिया हुई, सारे पूरा फूड फेस्टिवल्स था, तो वी हैड अ ग्रेट टाइम। एंड ग्रीनविच का ये एक की वाइटल रोल है जो कि वो हमेशा अदा करता है टू प्रमोट माइनॉरिटी। तकरीब में तलबा ने खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी सजाए। शिरका ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी, जबकि हिंदू बिरादरी की तलबा ने इसे खुश आइंद करार दिया। माइनॉरिटीज़ का एहतराम हम सबकी जिम्मेदारी है और आज दिवाली का त्यौहार इसकी दलील है। कैमरामैन रमीज़ के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।